कमरे की कई अशिया टूट गईं। पलंग पर बिछे हुए 50, 100 और 500 के नोट पूरे फर्श पर चकराने लगे। बाहर सेन में गाड़ी के अंदर मौसीकी की धुन जारी थी। गुलूकारा अपनी सुरीली आवाज में किसी को दावत दे रही थी। मैंने लहूलुहान केटू को घुमाकर फर्श पर पटखा और रस्सी से उसके बाजू पुष्ट पर बांधने की कोशिश की। उसने एकदम आखिरी जोर लगाया। तड़पकर मेरी गिरफ्त से निकला। उसकी टांग बड़े जोर से मेरी रान पर लगी। ये वही रान थी जिस पर चंद दिन पहले गोली का जख्म आया था। ये अभी तक ठीक नहीं हुई थी। मैं चंद लम्हे के लिए तिलमिला कर रह गया। इससे पहले कि मैं संभल सकता, केटू मेरी गिरफ्त से निकलकर तीर की तरह दरवाजे की तरफ गया। मैं लंगड़ाता हुआ उसके पीछे लपका। वसी सहन पार करके वो बाहर निकल गया। मैंने हत्तुल इम्कान तेजी से उसका पीछा किया। केटू की तरह मेरे पास भी कोई हथियार नहीं था। घर से निकलकर केटू बाईं तरफ मुड़ा। शायद वो गन्ने की बुलंद कामत फसल के अंदर घुसना चाहता था। जो रस्सी मैं उसे बांधने लगा था वो अभी उसकी एक कलाई पर ही बंध सकी थी। ये रस्सी उसके पीछे घिसटती जा रही थी। अचानक केटू का पांव फिसला। ये फिसलन दरअसल उस पानी की वजह से थी जो छोटे कुएं यानी खुई के इर्द गिर्द मौजूद था। केटू फिसला तो सीधा खुई के अंदर गया। मैंने जस्त लगाकर उसके अकब में घिसटती हुई रस्सी थाम ली। यूं वो खुई की गहराई में गिरने से बच गया। खुई में गिरते हुए वो दर्दनाक अंदाज में चिल्लाया था और वो अब भी चिल्ला रहा था, पकड़ो, बचाओ, ओए कोई पकड़ो। और मैंने वाकई उसे पूरी ताकत से पकड़ रखा था। ये खुई जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ आम कुएं से बहुत गहरी होती है। पानी उसकी तह में किसी तारे की तरह नजर आता है और उसका घेरा भी आम कुओं की निस्बत बहुत कम होता है। ऐसी खुइयों से तवील रस्सी और बोके वगैरह के जरिए पानी खींचा जाता है। जान बचाने की कोशिश में केटू भागा था और ख़ुद ही एक संगीन खतरे का शिकार हो गया था। अब सूरत हाल ये थी कि वो खुई में लटक रहा था और मैंने 8-10 फीट लंबी रस्सी की मदद से उसे थामा हुआ था। एकदम मुझे एहसास हुआ कि शायद दस्ते कुदरत ने मेरी मदद की है और बदबातिन साजा केटू खुद ही पूछगछ के लिए मुनासिब तरीन जगह पर आ गया है। बहुत गहरी खुई के अंदर लटक जाने की दहशत ने केटू का पित्ता पानी कर दिया था। वो पुकार रहा था, खावरे, रस्सी ना छोड़ना, मुझे ऊपर खींचो खावरे। मैं औंधे मुंह आगे को खिसक कर खुई के बिल्कुल किनारे पर आ गया। केटू तकरीबन 5 फीट नीचे लटक रहा था। मैंने ध्यान से देखा। एक तब्दीली मजीद आई थी। रस्सी केटू की कलाई से खुल गई थी। अब उसने रस्सी को दोनों हाथों से थाम रखा था। बाजुओं के जोर पर किसी शय से लटकना कोई आसान काम नहीं होता। लम्हों में हाथ और कंधे शल होने लगते हैं। केटू का हाल भी कुछ यही था। वो चंद सेकंडों में मौत के दहाने पर आ गया था। खावर, मैं गिर रहा हूँ, वो कर्बनाक आवाज़ में बोला और फिसलती हुई रस्सी को हाथ के गिर्द लपेटने की कोशिश की। वो 2-3 बल देने में कामयाब रहा मगर ख़तरा बदस्तूर मौजूद था। तू एक ही सूरत में बाहर निकल सकता है केटू। मुझे बता कि अनवरा और उसकी बीवी कहाँ हैं। तू उन्हें किन के कहने पर अख्तर के घर से ले गया था? मैं उन्हें बचाना चाहता था। मैंने रस्सी को ज़रा ढील दी। केटू एक खौफनाक झटके से मज़ीद 3-4 फीट नीचे गिर गया। उसकी आवाज़ ज़िबा होने वाले जानवर से मुशाबा थी। मैं धाड़ा, केटू, मुझे असल बात बता दे वरना तू जा रहा है नीचे। मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें बताता हूँ सब कुछ। नहीं केटू, ये नकतो नकद का सौदा है। अभी बताना पड़ेगा या नीचे जाना पड़ेगा? खुदा के लिए। केटू बिलका। उसकी आवाज़ ने गूंज कर खुई की अथाह गहराई बताई। खुई की चरखी टूटी हुई थी। अंदाज़ा होता था कि ये अरसे से बंद पड़ी है। ऐसी अथाह गहराई में जहरीली गैसें जमा हो जाती हैं और नीचे जाने वाले कम कम ही ऊपर आते हैं। केटू भी अच्छी तरह जानता था कि उसके पास मोहलत निहायत कम है। जिंदगी पर से उसकी गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही थी। मैंने बेरहम लहजे में कहा, बताओ, अनवरे और आबदा को किसके कहने पर अख्तर के घर से गायब किया? मुझे चौधरी अजीज़ ने कहा था। अब वो कहाँ है? वो चुप रहा। मैं धाड़ा, अब वो कहाँ हैं? वो अब नहीं है। केटू ने जानकुनी के आलम में जवाब दिया। मार दिया है उनको? नहीं, मैंने नहीं मारा। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ खावर। चौधरी अजीज़ से तेरा राब्ता कब से है? मैं सब कुछ बताता हूँ तुझे, मुझे ऊपर आने दे। मैंने रस्सी को चंद फीट मजीद छोड़ा। केटू के चिल्लाने की आवाज़ें होलनाक थीं। रात के सन्नाटे में ये आवाज़ खुई की अमीक गहराई से निकलकर अजीब तासुर पैदा करती थी, जैसे कोई बदरूह नोहा कर रही हो। मैंने अपना सवाल दोहराया,
केटू ने बिलकती हुई आवाज़ में कहा, मेरा राब्ता 2-3 साल से था। खुदा के लिए अब मुझे बाहर निकालो, मेरे हाथ छूट रहे हैं। वो ठीक कह रहा था। अब वो किसी भी वक्त खुई की मोहलक गहराई में गिर सकता था। मैंने ज़ोर लगाकर उसे चंद फीट ऊपर खींचा, फिर उसका हाथ थामकर उसे बाहर निकाल लिया। वो खुश्क पत्ते की तरह लर्ज रहा था। मैंने उसे गरेबान से पकड़ा और घसीटता हुआ वापस मकान में ले आया। अगला आध घंटा बहुत इंकिशाफ अंगेज़ था। सबसे पहला इंकिशाफ तो ये हुआ कि मेरी वालिदा और बहन अब कीकरा वाली में नहीं थी, यानी मेरा कीकरा वाली जाना बिल्कुल बेकार था। वो दोनों वापस राजवाल पहुंच चुकी थी। कौन लेकर गया था उन्हें? मैंने केटू से पूछा। केटू के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। बेगम बिल्किस। उनकी समझ में आ गया था कि अगर तुम्हारी वालदा और बहन कीकरा वाली में रही तो नंबरदार आसिफ उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो रातों रात बड़ी खामोशी से उन्हें वहाँ से वापस ले गईं। सुना है कि उस रात नंबरदार ने उन दोनों को वहाँ से उठवाने का पक्का मंसूबा बनाया हुआ था। चौधरी अख्तर के 2-3 मुलाजिम भी इस मंसूबे में शामिल हो गए थे। उनमें से एक मुदस्सर नाम का लड़का और उसका बाप भी हैं। इस हवाले से केटू ने मुझे कुछ और तफसील भी बताई। अब मेरी समझ में ये बात आ रही थी कि परसों रात नंबरदार आसिफ अचानक सख्त मायूस और आग बगूला क्यों हो गया था। उसने कोठरी में घुसकर मुझे बेदरेग घंटों से पीटा था और बिल्किस को भी बेनुत्क सुनाई थी। मैंने केटू से पूछा, चौधरी अजीज़ मेरा इतना ही दुश्मन था तो फिर वो मेरी वालिदा और बहन की हिफाजत क्यों कर रहा था? अगर वो मुझे कत्ल केस में फंसाए रखने के लिए अनवरे और उसकी बीवी को वहाँ से निकालने का हुक्म दे सकता था तो मेरी वालिदा और आरफा को भी हर तरह का नुकसान पहुँचा सकता था। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। मैंने तो वही कुछ किया जो उसने मुझसे कहा था, ना उससे कम ना ज़्यादा। यानी तुम उसके हुक्म के ग़ुलाम थे, लेकिन कभी तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आई कि मेरा दुश्मन होने के बावजूद चौधरी अजीज़ मुझे और मेरे घर वालों को पुलिस से क्यों बचा रहा है? केटू चंद लम्हे खामोश रहा। उसके जिस्म का लर्जा ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। मुझे पता था कि ये सिगरेट के बगैर मर रहा है। मैंने उसकी जेब से निकला हुआ सिगरेट सुलगा कर उसके होंठों से लगाया। उसने 3-4 लंबे कश लिए। मैंने सिगरेट निकाल कर एक तरफ रख दिया। वो मेरे सवाल के जवाब में बोला, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है खावर, चौधरी अजीज़ तुझे मरवाना या पकड़वाना नहीं चाहता था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि तू किसी तरह जागीर से चला जाए, हमेशा के लिए नज़रों से दूर हो जाए। ऐसा क्यों चाहता था वो? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मुझे ये पता है कि नंबरदार और मोखल पाशा तुम्हारे खून के प्यासे हैं और इसके साथ साथ तुम्हारे घर वालों से भी हर बुरे से बुरा सलूक कर सकते हैं। इस बात का पता मुझे तुम्हारे बताए बगैर भी है। मुझे वो बात बताओ जो मुझे मालूम नहीं। नंबरदार आसिफ और पुलिस को कैसे पता चला कि मेरी वालिदा और बहन कीकरा वाली में अख्तर के घर पर हैं? मुझे इसका कुछ पता नहीं खावर। मैंने तो बस उतना ही काम किया जितना चौधरी अजीज़ ने मुझसे कहा। मेरा ख्याल है कि उन दोनों के बारे में नंबरदार को बताने वाले अख्तर के अपने ही कारिंदे हैं। शायद वो लड़का मुदस्सर ही है। वो अख्तर के घर की हर बात जानता था। मैंने इस बात में सर हिलाया। उस जैसे गद्दार और यार मार तो हर जगह मौजूद हैं। मेरे तंज का ये तीर सीधा केटू के सीने में लगा और उसका रंग कुछ और भी हल्दी नजर आने लगा। केटू के साथ तकरीबन 1 घंटे की जो गुफ्तगू हुई उसका खुलासा ये था कि चौधरी अजीज़ ने कोई 2.5-3 साल पहले केटू को अपने दाम में फंसाया था। शुरू में केटू का रब्ता बस अनवरे के साथ था, बाद में अजीज़ से भी हो गया। अनवरा केटू को माल खिलाता रहा और उसके साथ साथ उसकी अयाशी के लिए बेहतरीन सामान मुहैया करता रहा। एक मौके पर केटू ने चौधरी अजीज़ से 2 लाख रुपए कर्ज लिया और यूं पूरी तरह उसके शिकंजे में आ गया। हमारे अंदर की बेशुमार बातें केटू के ज़रिए ही अनवरे और चौधरी अजीज़ तक पहुंचती रहीं। केटू का किरदार सही मानों में यार मार का था। चंद दिन पहले चाचे रफाकत ने वकील करने के लिए जो केटू को रकम दी थी वो भी लाहौर की एक फिल्मी डांसर के शबाब पर खर्च हो चुकी थी। आखिर में मैंने केटू से पूछा, अनवरे और उसकी बीवी का क्या किया तुमने? उसने एक बार फिर बड़ी शद्दोमत से इनकार में सर हिलाया। मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। मैंने बस इतना काम किया जितना चौधरी अजीज़ ने मुझसे कहा। मैंने उन दोनों को डस्के में बाबर खान नामी बंदे के हवाले कर दिया। उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो गया। पर तुम कहते हो कि वो मारे गए हैं? केटू ने सर झुका लिया। हाँ, मेरा ख्याल है कि वो ज़िंदा नहीं बचे होंगे। ये बंदा बहुत ख़तरनाक है
اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ اس کو کرائے کا قاتل بھی کہتے ہیں، آگے اللہ بہتر جانے۔ تیمور کے بارے میں تمہیں کیا پتا ہے؟ میں سچ کہتا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہاں قبرستان سے 4 لاشیں راجوال آئی تھیں، ان میں چودھری عزیز اور سراج کی لاشیں بھی تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں، بس سنی سنائی بات ہے کہ وہاں 2 پولیس والوں سمیت 8 بندے مارے گئے ہیں، شاہ نواز اور سائی ملنگا وغیرہ۔ شاہ نواز کو گولیاں لگی ہیں اور وہ اسپتال میں ہیں۔ پولیس نے سائیں اور اس کے ساتھیوں کو 2 کھوکھلی قبروں کے اندر سے نکالا تھا، وہ بھی گرفتار ہیں۔ بات کرتے کرتے کیٹو اچانک چونکا۔ اس نے ایک طرف لکڑی کی میز پر پڑا ہوا ٹائم پیس دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، میں نے دوائی کھانی تھی۔ ابھی تجھے بہت کچھ ہونا ہے کیٹو، کس کس چیز کی دوائی کھائے گا؟ بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ پستول کی گولی کھا لے، تیرے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ وہ مجھ سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا، چہرے پر لعنت برس رہی تھی۔ مجھے کیٹو کی کچھ باتیں ہمیشہ بری لگتی تھیں، مگر میں تیمور اور باغوں کی وجہ سے چپ رہتا تھا۔ ایک آواز نے مجھے چونکایا، یہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز تھی۔ چند لمحے بعد بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے یہ؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید رفیق ہوگا۔ رفیق کون ہے؟ میرا ایک یار ہے گجراں والے کا۔ کیٹو کے منہ سے یار کا لفظ مجھے زہر لگا۔ جی چاہا کہ اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ رسید کروں۔ دستک پھر ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے مست لہجے میں کہا، اوئے بوا کھولو یار، مجھ کو بھی سلا مار لو کہ اکیلے اکیلے ہی ساری کھیر کھاؤ گے۔ میں نے کیٹو کو بالکل خاموش رہنے کی ہدایت کی اور کمرے کا دروازہ باہر سے مقفل کر کے بیرونی دروازے پر پہنچ گیا۔ رائفل میری گرم چادر کے نیچے تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک لمبا تڑنگا شخص کھڑا تھا۔ وہ دیہاتی لباس میں تھا، کندھوں پر گرم چادر تھی۔ اس نے ایک شاپر میں بھنی ہوئی مرغی کے پیس ڈالے ہوئے تھے، دوسرے شاپر میں قتلمے تھے۔ قتلمہ میلوں ٹھیلوں میں عام دیکھا جا سکتا ہے اور دیہات میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اسے ہم پرانے دور کا پیزا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تم کون ہو؟ نووارد نے شرابی انداز میں میرے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے میرے چہرے کے زخموں اور ابتر حلیے کو ذرا غور سے دیکھا۔ یار ہوں کیٹو کا، اور تم شاید رفیق ہو۔ اس نے شام کو تمہارا ذکر کیا تھا۔ ہاں ہاں رفیق ہوں۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، پھر آنکھ مار کر بولا، کدھر ہے شہزادہ؟ اندر ہے شہزادی کے ساتھ، میں نے بھی آنکھ مار کر کہا۔ اور گاما؟ وہ سامنے لیٹا ہوا ہے، زیادہ پی لی ہے، کچھ موج میلہ کیے بغیر ہی سو گیا ہے۔ اور دوسری کڑی؟ رفیق نے پوچھا۔ میں نے جلدی سے بات بنائی، وہ بھی اندر ہے۔ رفیق کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری۔ شاوا بھائی شاوا، ایک کمرے میں 2 کڑیاں، 2 پلیٹوں سے کھیر کھا رہا ہے اپنا شہزادہ۔ شاوا بھائی شاوا۔ پھر وہ نشے میں لہراتا ہوا بند دروازے تک پہنچا اور ہانک لگائی۔ اوئے میں قربان جاواں تیرے اوپر، سب کچھ اکیلا ہی ہڑپ کر جائے گا۔ اوئے 2-4 چمچیاں ہمارے منہ میں بھی جانے دے، اور ذرا چھیتی کر، تیرے لیے ایک بڑی کڑاکے دار خبر لایا ہوں راجوال سے۔ کل سویرے وہاں بڑا لمبا کھڑاک ہونے والا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ موکلوں نے سارے اگلے پیچھے بدلے چکا دینے ہیں راجوالیوں سے۔ آجا ذرا جلدی سے ویلا ہو کے باہر، رفیق نے لوفر انداز میں کہا۔ اسے اندر کی صورتحال کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا یار کیٹو اندر موج میلہ کر رہا ہے اور نوٹ لٹا رہا ہے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اندر بندھا پڑا ہے۔ اندر سے ایک عورت نے واویلا شروع کر دیا، بچاؤ، کوئی ہے، بچاؤ۔ نشے میں دھت رفیقے نے عورت کی اس پکار کو بھی موج میلے کا حصہ سمجھا اور ہاتھ لہرا کر بولا، اوئے ذرا ہتھولا رکھ، کھیر کو کھیر سمجھ کر کھا۔ پھر اس نے گامے کو ذرا جھنجھوڑنے اور جگانے کی کوشش کی۔ گاما بس کسمسا کر اور بڑبڑا کر رہ گیا۔ گامے کے قریب پڑی بوتل سے رفیقے نے شراب کے 2 گھونٹ مزید لیے اور برآمدے میں ہی ایک چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے راجوال کے بارے میں جو بات کی تھی اس نے میرے کان کھڑے کر دیے تھے۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر 2 سگریٹ سلگائے، ایک اس کے منہ سے اور دوسرا اپنے منہ سے لگایا۔ قریب رکھی ہوئی انگیٹھی گھسیٹ کر پاس کر لی۔ یہ راجوال کی کیا بات کر رہے ہو تم؟ میں نے رفیق سے پوچھا۔ سنا ہے وہاں زبردست پھڈا ہونے والا ہے، تمہیں وہاں کے جھگڑے کا تو پتہ ہی ہوگا۔ بڑی دیر سے موکلوں اور راجوالیوں میں مچھلی فارم والے رقبے کا معاملہ چل رہا تھا۔ اس رقبے کے معاملے میں تو راجوالیے جیت گئے تھے،
فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا تھا، مگر اب موکلوں نے اس کا بدلہ دوسری جگہ لینے کا ارادہ کیا ہے اور مجھے پکی اطلاع ملی ہے یہ ارادہ کل سویرے ہی پورا ہو جانا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ سویرے راجوال کے میلے کا آخری دن ہے۔ پیر فضل حق کے مزار پر اور میلے کی جگہ پر موکل بھی اپنا حق جتاتے رہتے ہیں۔